दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत मजेदार कहानी। सारस की सीख बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन समय भांपकर बोलने की क्षमता रखने वाला ऐसा इंसान था जिसकी बातों में रोतों को हंसा देने की क्षमता थी। दंभियों पर उसकी बातें कहर से भारी थी और असहायों के लिए वरदान। अपने इस गुण के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन के कदरदानों की कमी नहीं थी। जानने पहचानने वालों की तादाद बढ़ी तो मुल्ला नसीरुद्दीन के दावत पर बुलाने वालों की भी कमी न रही। 2-4 दिन पर कहीं न कहीं से बुलावा आ जाता और मुल्ला नसीरुद्दीन को दावत खाने जाने की विवशता आ घेरती। एक बार राजधानी के एक रईस के घर जलसा हुआ। जलसे का संदेश और आमंत्रण मुल्ला नसीरुद्दीन को भी मिला। आमंत्रण पत्रा भेजने वाले का नाम उसमें मोहम्मद रसूख जिलानी लिखा हुआ था। वह दुविधा में पड़ गया, आखिर कौन है यह मोहम्मद रसूख जिलानी? आमंत्रण पत्रा तो इस ढंग से लिख रखा है मानो मेरा सगा हो। इस तरह के बुलावों के प्रति मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत संवेदनशील था। आमंत्रण देने वाला चाहे गरीब हो चाहे अमीर, आमंत्रण किसी के जन्मोत्सव का हो या मरने के बाद किए जाने वाले कर्मकांड का, वह हर बुलावे पर उपस्थित अवश्य होता था। यह उसके जनसंपर्क का दायरा बढ़ाने और लोकव्यवहार का तरीका था। मगर वह मोहम्मद रसूख जिलानी की याद भी नहीं आ रही थी। राजधानी से आए आमंत्रण को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उसकी उलझन बनी हुई थी, आखिर यह मोहम्मद रसूख जिलानी है कौन? आमंत्रण पत्र की भाषा ऐसी थी जिससे शुभा होता था कि पत्रा किसी करीबी रिश्तेदार ने लिखा है। मुल्ला सोच में पड़ा था, आखिर राजधानी में मेरा रिश्तेदार कौन है? मुल्ला इसी गुंधुन में था कि उसकी बेगम ने ताड़ लिया कि मुल्ला आज किसी उलझन में है। उसने पूछा, क्या बात है? सुबह से ही देख रही हूं, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। क्या करोगी जानकर? तुम्हारे बस की बात नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मेरे बस की बात है? अरे, उलझन बताने से ही सुलझती है। क्या पता मैं तुम्हारी उलझन ही दूर करके दूं, बेगम ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर तक अपनी बेगम का मुंह ताकता रहा, फिर यह सोचकर कि क्या पता इसे ही कुछ याद आ जाए, उसने कहा, दरअसल मैं राजधानी वाले मोहम्मद रसूख जिलानी के बारे में सोच रहा था। अरे, क्या हुआ मामूजान को? बेगम ने चैंकते हुए पूछा। मामूजान? क्या मोहम्मद रसूख जिलानी तुम्हारे मामूजान हैं? और नहीं तो क्या तुम्हारे मामूजान हैं? अरे, इतना भी याद नहीं, वे हमारे बगदाद वाले मामूजान, जो शादी के बाद ही बगदाद जा बसे थे। अब 2 साल से राजधानी में रह रहे हैं। वहां अपना मकान बनाया है। सुना है बगदाद से बहुत दौलत लेकर लौटे हैं। मगर बात क्या हुई? यह अचानक तुम मामूजान के ख्यालों में क्यों पड़ गए? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे, कुछ नहीं, बस उनके घर से बुलावा आया है। दावत है उनके यहाँ, पूर्णमासी के दिन। मैं उनका आमंत्रण पत्रा पढ़ के समझ नहीं पा रहा था कि मोहम्मद रसूख जिलानी हैं कौन। शादी के बाद एक आध बार ही तो मिलना हुआ है और जब भी मिला तो उन्हें मामूजान ही कहा, इसलिए मोहम्मद रसूख जिलानी नाम से उन्हें पहचान नहीं पाया, मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरे मायके बालों के नाम तुम्हें क्यों याद रहने लगे? अरे, तुम्हें मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद मनसुख जिलानी की याद होती तो मोहम्मद रसूख जिलानी की भी याद आ जाती। खैर, लाओ जरा वह आमंत्रण पत्र मुझे भी दिखाओ, क्या लिखा है मामूजान ने? जरा मैं भी तो देखें। बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम के हाथ में मोहम्मद रसूख जिलानी का खत रख दिया। बेगम ने उस खत को पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। अरे, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था, मामूजान ने तो खास तौर से मुझे भी बुलाया है।
देखो इसमें कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी बिटिया को भी लेते आना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आमंत्रण पत्र फिर से देखा तो पूरे खत से अलग एक जगह पर यह बात घेर कर लिखी गई थी। इस पंक्ति पर खास तवज्जो दिलाने के लिए इसे चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन था कि उस पंक्ति पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। बेगम को खुशी से उछलते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, राजधानी जाना है। एक ही गधा मेरे पास है। बेगम उस पर मेरे साथ बैठ नहीं पाएगी। घोड़े से जाऊं तो घोड़ा किसी से मांगना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात होती तो चलो कोई बात नहीं थी। राजधानी जाने में 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन लौटने में। 2 दिन मामू जान के घर, मतलब कि पूरे सप्ताह भर की बात है। यानी 7 दिनों के लिए एक घोड़ा सहित 2 जनों की खुराक का इंतजाम करना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, यदि बेगम मामूजान से मिलने जाने का इरादा छोड़ दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। मगर बेगम थी कि किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुई। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना लंबा चोगा धारणा किया, नोकदार टोपी पहनी और गधे पर सवार होकर बाजार पहुंच गया। और दिनों की अपेक्षा उस दिन बाजार में भीड़ अधिक थी। मुल्ला ने जानना चाहा कि कारण क्या है, बाजार में इतनी गहमागहमी क्यों है। पता चला कि आज सुल्तान अपने चुनिंदा साथियों के साथ बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को उम्मीद बंध गई कि कोई अच्छा काम इस बाजार में मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जेवर की एक दुकान में मुल्ला नसीरुद्दीन को ग्राहकों को जेवर दिखाने का काम मिल गया। सुल्तान की सवारी बाजार में आई, उस समय अफरा तफरी मच गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने साहूकार को गद्दी पर बैठा दिया और आनन फानन में उसने जेवर की दुकान की भीड़ हटाकर दुकान में प्रवेश की जगह खाली करा दी और बिना सेठ से पूछे ही दुकान में लगे झाड़फानूस को रोशन करवा दिया। देखते ही देखते दुकान की रौनक कई गुना बढ़ गई और सुल्तान बाजार की दुकानों को बाहर बाहर ही देखते देखते उस दुकान में प्रवेश कर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी नोकदार टोपी उतारकर और कमर तक झुककर सुल्तान का स्वागत किया। दुकान के लगभग सभी सदस्यों ने सुल्तान का अभिवादन किया। दुकानदार तो सुल्तान की खिदमत में बिछासा जा रहा था, मगर सुल्तान इन तमाम बातों से बेपरवाह मुल्ला नसीरुद्दीन से ही बातें किए जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन का अंदाजे बया रोचक, मनोरंजक और जानकारी भरा था। सुल्तान ने उस दुकान से काफी जवाहरात खरीदे और वहां से जाने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन से बोला, मेरा वक्त अच्छा कटा। तुमसे काफी जानकारी भी हासिल हुई। मुझे इस गांव का यह बाजार हमेशा याद रहेगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। क्या पता कभी तुमसे कोई काम ही पड़ जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत विनम्रतापूर्वक सुल्तान को अपना नाम पता बताया और सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने आया। सुल्तान ने जाते समय कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हारा नाम तो पहले भी सुना था मगर आज देख भी लिया। सचमुच तुम एक दिलचस्प इंसान हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने दुकान का मालिक भी आया था और दुकान में काम करने वाले उसके स्थायी कर्मचारी भी, किंतु सुल्तान ने उनके अभिवादन की ओर ध्यान नहीं दिया। सुल्तान के जाने के बाद दुकानदार और उसके कर्मचारी मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। दुकानदार ने सभी कर्मचारियों के सामने स्वीकार किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकान में बिना कोई नई व्यवस्था के वहां उपलब्ध संसाधनों का ऐसा और ऐसी तत्परता से उपयोग किया कि सुल्तान बाजार की बड़ी दुकानों को छोड़कर इस दुकान में आ गए। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बातों से मुग्ध कर लिया। दुकानदार यह समझ रहा था कि उसकी दुकान में आकर सुल्तान ने खरीदारी की, इससे उसकी दुकान की साख बढ़ गई है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकान का सामान बिकवाने के एवज में बड़ी रकम दी और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन,
इस दुकान को अपनी दुकान समझना और जब कभी भी तुम्हें काम की आवश्यकता हो बेहिचक मेरे पास आ जाना। मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकानदार से उम्मीद और जरूरत से कई गुना अधिक रकम हासिल हो गई थी। इस कम से वह घोड़ा किराए पर तो क्या खरीद कर ले जा सकता था। बहरहाल रकम लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस दुकान से विदा ली और बाजार की सैर करता हुआ वह कपड़ों की एक दुकान में गया। वहां उसने अपनी बेगम के लिए कुछ कपड़े खरीदे, फिर वहां से अपने घर वापस आ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर आने पर जब बेगम ने देखा कि उसके लिए मुल्ला ने शानदार कपड़े खरीदे हैं, तब वह खुशी से झूम उठी। मन ही मन वह इस बात के लिए शर्मिंदा थी कि इतने समझदार व्यक्ति को वह निठल्ला मानती रही। यह तो समय के अनुरूप आश्चर्यजनक ढंग से काम करने वाला इंसान है। मुंह से मकान का नाम लिया तो कुछ घंटों में मकान हासिल कर लेने वाले इस इंसान पर खुदा की मेहरबानी है। दोपहर तक यह शख्स सोच रहा था कि दावत में जाए तो जाए कैसे, और रात होते ही इतना कीमती लिबास लेकर आ गया है। अपनी बेगम को इस तरह मुग्ध नजरों से देखते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे कहा, बेगम, कपड़े पसंद आए? हाँ, बहुत महंगे लगते हैं। असली सोना चांदी के सलमा सितारों का इन पर काम है। भारी भी है, बरसों काम आएंगे। हाँ बेगम, यही सोचकर लिया भी। कल सुबह मैं घोड़ा मंगवा लूंगा। उस पर सवार होकर हम पहले तो बाजार चलेंगे और तुम्हारी पसंद की कोई अच्छी सी जूती खरीदेंगे। उसके बाद लौटकर तुम्हारे मामू जान के घर जाने की तैयारी की जाएगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। बेगम उसकी बातें सुनकर चकित रह गई और आश्चर्य से पूछने लगी, क्या कहा, मेरे लिए जूती लोगे? अरे मेरे पास कई जोड़ी जूतियां पड़ी हैं, उनमें से ही कोई झाड़ पोंछ कर पहन लूंगी। तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए कपड़े और जूते ले लो, यह ज्यादा जरूरी है। फिर बेगम को ख्याल आया कि इस तरह रह की खरीदारी के लिए तो पैसों की आवश्यकता होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पैसे कहाँ हैं कि वह ये खरीदारियां करेगा। इस विचार के आते ही वह संकुचित सी होती हुई पूछ बैठी, मगर इन सब के लिए तो पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे हैं कहाँ? बेगम, पैसे हैं, आज अच्छी कमाई हुई है, पैसों की चिंता मत करो। यह भी सोचो कि मामू जान के लिए कुछ खरीदना है तो उसे भी हम खरीद लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से संतुष्ट होकर उसकी बेगम ने भोजन परोसा। दोनों ने भोजन करने के बाद बिस्तर की शरण ली। दूसरे दिन सुबह ही मुल्ला नसीरुद्दीन एक शानदार अरबी घोड़ा किराए पर ले आया। बेगम को साथ लेकर वह बाजार पहुंचा तो बाजार में एक ही चर्चा होने लगी, आज मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े की सवारी कर रहा है, साथ में उसकी बेगम भी है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक जूते की दुकान में गया तो दुकानदार ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसकी बेगम के लिए अपनी दुकान की सबसे खूबसूरत जूती उसे खरीद दाम पर ही दे दी। बेगम की जिद के कारण मुल्ला ने अपने लिए भी कपड़े लिए। मामाजी के लिए भी उन दोनों ने उपहार खरीदे और घर लौटकर मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम दोनों ही यात्रा की तैयारी में लग गए। धूप से बचने के लिए शाम होते ही वे लोग राजधानी के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंच गए मोहम्मद रसूख जिलानी के मकान पर। आलीशान इमारत थी, सज्जा की भव्यता देखते ही बनती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम के आने की खबर सुनकर मामू जान खुद बाहर आए और उन्होंने जमाई को अपने गले से लगाया, भांजी के कंधे थपथपाए और घर में ले गए। दावत पूर्णमासी को होनी थी। पूर्णमासी आने में 2 दिनों की देर थी। वे 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दावत का इंतजाम इमारत के अहाते में हो रहा था। अहाते में जगह जगह पेड़ लगे थे, बड़े घेरों वाले छतनार पेड़।
इन पेड़ों के नीचे ही आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होनी थी। राजधानी के तमाम बड़े लोग इस दावत में शरीक होने वाले थे। खुले आकाश के नीचे बैठकर तफरीह का मजा लेते हुए भोजन करना मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए यह परिकल्पना बहुत प्यारी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने नए कपड़ों में सज-धज कर तैयार हो गया और नए जूते डालकर अहाते में चहलकदमी करने लगा। इसी चहलकदमी के दौरान उसकी नजर आकाश में उड़ते पक्षियों पर गई। उसने देखा कि चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ आता है और अहाते के पेड़ों पर बैठकर विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है। पेड़ों के नीचे की जमीन पर उसने जगह जगह पर सफेद चूने के ठोप जैसी आकृति का निशान देखा। उसके दिमाग में बात कौन थी कि अरे यह तो चिड़ियों की विष्ठा के निशान हैं। यदि किसी अतिथि की थाली में किसी चिड़िया ने विष्ठा कर दिया तब क्या होगा? लेकिन यह ख्याल आने में देर हो चुकी थी और अतिथियों का आना शुरू हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन इमारत के प्रांगण में आने वालों को उचित स्थान पर बैठाता और जैसे ही अतिथि बैठते उनके लिए दस्तरखान बिछा दिया जाता। बड़ी ही चुस्त व्यवस्था थी मामू जान की। खाना परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन टहलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसी समय चिड़ियों का एक झुंड टिर-टिर करता हुआ आया और अहाते के पेड़ों पर बैठ गया। लगभग उसी समय एक अतिथि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ तन्हा क्यों खड़े हो? मुल्ला नसीरुद्दीन को मस्खरी सूझी और उसने मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई, जरा इन चिड़ियों की बातचीत सुन रहा हूँ। चिड़ियों की बातचीत सुन रहे हो? क्या तुम चिड़ियों की जुबान समझते हो? उस आदमी ने संजीदगी से पूछा। हाँ भाई, चिड़ियों की भाषा समझता हूँ। एक अरसे तक मैंने चिड़ियों की भाषा पर काम किया है। उसी समय सामने के आम के पेड़ पर बैठा एक बड़ा सा परिंदा जोरों से शोर किया, टें टें। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, इस परिंदे ने क्या कहा बताओगे? हाँ क्यों नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाक करते हुए कहा। उस परिंदे ने कहा है, देखो मैं इस रईस की थाली में विष्ठा करूंगा क्योंकि यह परले दर्जे का कंजूस है, कभी चिड़ियों के लिए दाना नहीं डालता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात समाप्त हुई और उस आदमी ने इस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली पर टकटकी लगा दी। उसके आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली में वाकई उस परिंदे ने विष्ठा कर दी। रईस भिनभिनाकर दस्तरखान से उठ गया। मामूजान ने तुरंत उसके लिए दूसरा दस्तरखान बिछवा दिया। देखते ही देखते दावत स्थल पर चर्चा होने लगी कि मोहम्मद रसूख जिलानी के घर एक ऐसा शख्स अतिथि बनकर आया है जो चिड़ियों की भाषा समझता है। मामूजान के घर पर जो दावत थी उसमें सुल्तान के दरबार के कुछ वरिष्ठ लोग भी आए हुए थे। उन्होंने भी इस बात की सोदाहरण जानकारी हासिल की। अंततः यह चर्चा सुल्तान तक पहुंच गई। सुल्तान ने जब सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन राजधानी में है और राजधानी के एक रईस मोहम्मद रसूख जिलानी का संबंधी है तो तुरंत उसने मोहम्मद रसूख जिलानी के घर मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए पैगाम भेजा कि सुल्तान उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की याद थी। इतना दिलचस्प और बेबाक इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन चिड़ियों की भाषा समझता है तो वह उससे मिलने के लिए बेताब हो उठा। उधर जब मोहम्मद रसूख जिलानी के पास सुल्तान का पैगाम आया तो वह बैंक गया। पैगाम में जो सम्मान और आत्मीयता छुपी थी उससे भी मोहम्मद रसूख जिलानी चकित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके भगिनी दामाद में ऐसी क्या बात है कि उसके आने की खबर सुल्तान को मिल गई और सुल्तान को ऐसी क्या जरूरत आ गई कि वह उसे इस तरह आत्मीय संबोधन से लैस पैगाम भेजने को विवश हुआ। मोहम्मद रसूख जिलानी ने सुल्तान के हरकारे को मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलाया।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुल्तान को संदेश भेजा कि मामूजान मोहम्मद रसूख जिलानी के घर से अतिथियों के प्रस्थान के बाद वह सुल्तान के दर्शन के लिए अवश्य उपस्थित होगा। दूसरी तरफ मोहम्मद रसूख जिलानी इस बात से खुश था कि उसके अतिथियों के सामने ही उसके घर सुल्तान का पैगाम आया। इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग अब यह भी कहेंगे कि मोहम्मद रसूख जिलानी को सुल्तान भी जानता है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी तरह का अकेला इंसान था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सुल्तान के पास जाकर वह करेगा क्या। फिर भी बात चूंकि सुल्तान की थी, इसलिए वह अतिथियों के जाने के बाद तैयार हुआ और मोहम्मद रसूख जिलानी के पास यह बताने गया कि वह सुल्तान से मिलने जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय सुल्तान के घर से कुछ प्यादे उसे लिवा लाने के लिए पहुंच गए। उस समय मोहम्मद रसूख जिलानी के घर जो भी अतिथि मौजूद थे, वे सबके सब मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी साख देखकर दंग रह गए। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मामूजान से आज्ञा लेकर सुल्तान के पास जाने के लिए रवाना हो गया। सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन का भरपूर स्वागत किया और उसे अपनी अतिथिशाला में ठहराया। मुल्ला नसीरुद्दीन को पूरी इज्जत बख्शी गई। सुल्तान ने उसके साथ रात्रि का भोजन करते हुए अपने मन की बात कही। मैं भी चिड़ियों की भाषा सीखना चाहता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन, मुझे बताओ कि इसके लिए क्या करना होगा। मैंने सुना है कि तुम चिड़ियों की भाषा समझते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन करते हुए ही बहुत सरलता से कहा, चिड़ियों की भाषा सीखने के लिए चिड़ियों की सोहबत में बचपन के दिन बिताना जरूरी होता है। अब तो आप प्रौढ़ हो चुके हैं सुल्तान। आप में यह ख्वाहिश बहुत देर से पनपी है। मैं तो चिड़ियों से भरे चमन में तन्हा खेला करता था, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी बोली और व्यवहार को समझने लगा। कोई दूसरा उपाय मैं जानता नहीं कि आपको बता सकूं कि चिड़ियों की भाषा कैसे सीखी जा सकती है। सुल्तान आश्वस्त हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ठीक ही कह रहा है। उसने तुरंत दूसरा प्रस्ताव दिया, ठीक है, कल सुबह हम लोग राजधानी के पास के जंगल में चलेंगे। वहां तुम चिड़ियों के बोलने पर उसका अर्थ मुझे बताना कि वे क्या बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इसके लिए तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन सुबह ही सुल्तान तैयार होकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी तैयार था। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पहाड़ी नदी आई जहां सारस के जोड़े विचर रहे थे और पारदर्शी पानी में मछलियों का शिकार कर रहे थे। तभी एक सारस ने टेंटे की जोरों की आवाज की। सुल्तान ने तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, बताओ तो इस सारस ने क्या कहा। यह कह रहा था, सावधान, इस राज्य का भाग्यशाली सुल्तान आया है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक साथ कई सारसों का स्वर उभरने लगा, कर्कश स्वर। सारस आवाज करते हुए इधर-उधर उड़ने भी लगे थे। शायद सारस घोड़ों की टापों से उत्तेजित होकर ऐसा व्यवहार कर रहे थे। सुल्तान ने पूछा, बताओ मुल्ला नसीरुद्दीन, सारस इस तरह बेचैन होकर क्या बातें कर रहे हैं। सुल्तान, ये सारस कह रहे हैं कि यह सुल्तान भाग्यशाली है, लेकिन यह अपनी प्रजा के बारे में कुछ सोचता नहीं। वर्षा का पता नहीं है, आसमान में बादल नहीं हैं, पूरे राज्य में सूखे का आलम है, अकाल की संभावनाएं सामने हैं। नदियों में पानी सूख चला है, मगर यह सुल्तान समय पर अपना लगान वसूल कर भी कभी सोचता नहीं कि प्रजा के लिए कुछ करे। वह चाहे तो नहरें खुदवा सकता है। समय रहते अनावृष्टि की स्थिति से निजात पाने के लिए अपने राज्य में सिंचाई के उपाय कर सकता है। कहते हैं कि आसमान के बादल जब पानी न दें तो जमीन के भीतर का पानी काम आता है। मगर यह सुल्तान अपने भाग्यशाली होने के कारण सुख से जीवन बिता रहा है, मगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। प्रजा के प्रति इसका व्यवहार ठीक नहीं है।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सुल्तान ने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ लिया और उसकी देखा देखी मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना घोड़ा मोड़ लिया। सुल्तान ने घोड़े को राजधानी की ओर दौड़ाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं वन विहार में समय नहीं गवाऊंगा और प्रजा के हित के कार्यों में अपना समय लगाऊंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे सच हैं। मुझे पता है कि अकाल पड़ सकता है, किंतु मैं इसे कुदरत की बात मानकर सोच रहा था कि भला इसमें मैं क्या करूंगा। मगर तुमने मुझे राह बता दी। यह भी बता दिया कि मुझे क्या करना है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सुल्तान, मैंने नहीं, सारस ने। इसके बाद सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को कई तरह के खूबसूरत और जीवनोपयोगी उपहार देकर विदा किया। इन उपहारों को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम बहुत खुश हुई। उसे इस बात पर गर्व हो रहा था कि सुल्तान भी उसके पति की इज्जत करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्र निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई। अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन, तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा बच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है। तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था।
उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले। कपड़े हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया। अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है। मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फब रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। वल्लाह, कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा, रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल, कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों, मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूं। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है। जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब, आपके साथ ये कौन है? अरे, मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुतुर्जा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर। तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया। वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूं। कहिए, सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियां, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफा, पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है।
मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं। अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं। कुछ भी कहता रहे, अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला। इदरीस मियां के जाते ही मुस्तफा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला, वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफा ने जब यह सुना तो मन महसूस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूस ठूस कर कद्दू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आठ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके आदाब बजा लाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे, आवाज में मिसरीसी घोलकर वे बोले, बेटे क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था, अतः वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए कितना पैसा देंगे आप मुझे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते, बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना, हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी न कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रस खो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो,
मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्मज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कदुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात तमें पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेक नियति के रास्ते पर चलेगा। मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्मज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है तो इस बात पर हरगिज हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी 2 बातों तो ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कद्दुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्मज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी धर्मज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई धर्मज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ,
एक बात और, मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि ये कद्दू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय। टकराट कराकर चकनाचूर हो मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंथ छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्मज्ञान आन की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 सचमुच खुदा रहमदिल है बहुत मजेदार कहानी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी उससे झगड़ पड़ी। मुल्ला नसीरुद्दीन नहीं चाहता था कि उससे उसकी पत्नी खफा हो, मगर हर रोज कोई न कोई ऐसी बात हो ही जाती कि दोनों में तकरार हो जाती। कोई ऐसा उनके घर में था ही नहीं कि उनके बीच सुलह करा दे, इसलिए मुल्ला नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी के साथ कोई अनबन हो। उस दिन भी तैश में आकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने मुल्ला को खूब खरी खोटी सुना दी। गुस्से में बेगम ने मुल्ला को निखट्टू भी कह दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब अपने लिए निखट्टू संबोधन सुना तो उसके तनबदन में आग लग गई। और दिन होता तो वह भी अपनी बेगम को ऐसे ही 1000 शब्दों से नवाजता, मगर अब वह समझ चुका था कि बेगम से पंगा लेने में नुकसान ही नुकसान है। जब तक वह घर में रहता है तब तक हर बात के लिए बेगम को आवाज लगानी पड़ती है। जब झगड़े के बाद दोनों के बीच मुआफुल्ली हो जाती है तब सुलह कराने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए अपने क्रोध की तरंग को अपने सीने में साध कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कमरे में रखा हुआ धनुष बाण उठा लिया और पांव पटकता हुआ घर से बाहर आ गया। बार बार उसके ज़हन में पत्री की धिक्कार भरी आवाज कौंध कौंध जाती और वह अपने अहाते में क्रोध से तिलमिलाता टहलने लगता। उसकी इच्छा हो रही थी कि अभी घर में घुसकर अपनी बेगम को वैसे ही 2-4 जुमले सुना दे जिससे वह भी समझ ले कि बुरा कहने से बुरा ही सुनने को मिलता है। मगर फिर अपने पर काबू पाते हुए खुद को समझाता, इससे तो अपना ही बेड़ा गर्क होगा। अभी 2 पल बाद उसी बेगम को आवाज लगानी पड़ेगी, बेगम एक बदना पानी तो लेके आओ, या बेगम मेरी शेरवानी कहाँ है। अगर झगड़ा बढ़ा तो ऐसे छोटे छोटे कामों में भी घंटों जाया होंगे और ढंग से काम भी नहीं हो पाएगा। मगर निखट्टू संबोधन की याद आते ही उसका खून खौल उठा। क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बेगम अपने कमरे में पांव पटकती हुई जा चुकी थी।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने तेजी से दरवाजों को बंद करने से उत्पन्न खट की आवाज सुनी थी और यह सोचकर उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था कि कहा तो बेगम बाहर निकलकर उसे समझाती कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम दो ही जन तो हैं परिवार में, कभी कुछ ऊंचा नीचा हो भी जाए तो बर्दाश्त करना चाहिए, यही दुनिया का दस्तूर है। और कहा बेगम गुस्सा त्यागने की बजाय आग में घी डालने का काम दरवाजा बंद करके कर रही है। कुछ देर तक क्रोध में चहलकदमी करने के बाद जब मुल्ला का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अहाते की अरगनी पर सूखने के लिए फैलाए गए गीले कपड़ों को देखा। उन कपड़ों में मुल्ला नसीरुद्दीन की शेरवानी भी थी। अचानक मुल्ला ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कान तक खींचकर बाण चलाया। सनन करता हुआ वह बाण शेरवानी को वेध कर थमा। बाण से बिंधी हुई शेरवानी को देखकर मुल्ला ने अपने हाथ का धनुष एक किनारे फेंक दिया और आसमान की तरफ दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से बोलने लगा, या अल्लाह, या परवरदिगार, तू सचमुच दयावान है। यह तुम्हारा ही करिश्मा है कि मैं शेरवानी में नहीं था। मेरे मौला, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मैं शेरवानी में नहीं था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम ने अपने पति के मुंह से खुदा की शान में निकल रहे कशीदों को सुना तो वह यह जानने के लिए बाहर निकली कि हुआ क्या है। उस वक्त भी मुल्ला नसीरुद्दीन आसमान की तरफ दामन फैलाए कहे जा रहा था, सच है मेरे खुदा, तुम्हारा करिश्मा तुम ही जानो। मुझ नासमझ बंदे पर तुम्हारी नजर है, यही बहुत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी से जब रहा नहीं गया तो उसने मुल्ला से पूछा, क्या हुआ है जी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी की तरफ इशारा करते हुए अपनी बेगम से कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं शेरवानी में नहीं था। शेरवानी पर नजर जाते ही मुल्ला की पत्नी का गुस्सा जाता रहा और वह भी आसमान की तरफ दामन फैलाकर कहा, सचमुच खुदा रहमदिल है। या खुदा, मेरे शौहर की हिफाजत करना। आमीन। और वह मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ थामकर उसे घर में ले गई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुल्ला ने महसूस किया कि उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बूढ़ा हो चुका था। जीवन जीने के उसके निराले अंदाज के कारण उसके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन में कोई करिश्माई ताकत है जो उसे हर तरह की मुसीबत से महफूज रखती है। मुल्ला इन लोगों को समझाता रहता था कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, बल्कि और लोगों से उसमें केवल इतना फर्क है कि वह कुछ करने से पहले यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, और करता वही है जो उचित हो, न्यायसंगत हो। ये लोग जो उसके आसपास बने रहते थे वे गर्व से कहा करते थे, हम मुल्ला नसीरुद्दीन के शिष्य हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के बार बार कहने पर जब उसके ये शिष्य यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए कि उसमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, तब एक दिन बहुत विचार करने के बाद उसने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। फिर एक शिष्य को निर्देश दिया, जाओ रहमत खान, मेरा गधा लेकर आओ। रहमत खान तुरंत गधा लेकर उपस्थित हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर उल्टा बैठा, यानी गधे के दुम की तरफ अपना मुंह करके बैठा। मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके एक शिष्य ने टोका, मुल्ला साहब, मुल्ला साहब, आप गधे पर उल्टा बैठे हैं। ऐसे बैठा देखकर लोग आपको क्या कहेंगे? अरे अभी से इतनी बेसब्री क्यों? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। बेसब्र मत हो, थोड़ा इंतजार करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस शिष्य को जवाब दिया। फिर मुल्ला ने अपने गधे को एड़ लगाई, गधा चल पड़ा, ठपट पटपाक, ठप टप टपाक। अब एक अजीब नजारा था गांव की सड़कों पर। गधे पर उल्टा बैठे मुल्ला और मुल्ला की ओर मुंह कर चलते उसके शिष्य।
गधा गांव की हर गली से परिचित था, इसलिए वह हर उस राह से गुजरा जिससे प्रायः मुल्ला नसीरुद्दीन गुजारा करता था। जो भी इस नज़ारे को देखता हंसे बिना नहीं रहता। मुल्ला के गधे के साथ अब मुल्ला के शिष्यों के अलावा गांव के लोग भी चलने लगे थे। धीरे धीरे उस हुजूम को देखकर ऐसा लगने लगा कि गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर उल्टा बैठाकर उसका जुलूस निकाला गया है। जुलूस में शामिल लोग मुल्ला नसीरुद्दीन का मखौल उड़ाने लगे। ही हा का दौर शुरू हो गया। यह देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन का एक शिष्य मुल्ला के पास पहुंच गया और मुल्ला से कहने लगा, जनाब, अब आप गधे पर सीधा बैठकर चलें। जुलूस में शामिल लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सहन नहीं हो रहा है। क्यों? मैं तो मजे से अपने गधे पर बैठा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए अपने शिष्य से पूछा। शिष्य मौन रहा। तब मुल्ला ने उससे कहा, देखो, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूं, मगर मैं यह सोचकर अपना इरादा कैसे बदल लूं कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। अब देखो न, गधे पर मैं सीधा बैठकर चलूं तब भी तो जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लोग कहेंगे, गुरु की ओर पीठ करके चल रहे हैं शिष्य सारे। जब तुम लोग गधे के आगे चलोगे और जब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगो तो मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा जो मुझे अभी मिल रहा है। मैं बस गधा पर उल्टा बैठने के कारण यह सुख प्राप्त कर पा रहा हूं। मैं उल्टा बैठा हूं और तुम लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, फिर भी मुझे तुम लोगों का चेहरा देखना नसीब हो रहा है। हंसता, खिलखिलाता, मस्ती भरा चेहरा। कितना आनंद है इस तरह तुम लोगों को देखने में, यह बताना भी आसान नहीं है। लेकिन ये लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, शिष्य ने खींचकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, तुम यही चाहते हो न कि ये लोग मुझे मूर्ख नहीं कहें? तो यह भी बहुत आसान बात है। मैं चीखता ताहे हूं मुल्ला, तुम लोग नारा लगाओ, मूर्ख मूर्ख है। मैं पुकारूं मुल्ला के शिष्य, तुम लोग चीखो मूर्खाधिराज। देखो, तंग करने वाली जमात खुद ब खुद इस भीड़ से निकल जाएगी। इसके बाद मुल्ला मूर्ख है और मुल्ला के शिष्य मूर्खाधिराज की जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। देखते देखते उस भीड़ से तंग करने वाले लोग निकल गए। फिर मुल्ला के शिष्यों ने तय किया कि अब वे काम करेंगे उचित और न्यायसंगत काम। इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।